प्राचीन भारत का इतिहास जैन परंपरा के अनुसार पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें पहला क्वेश्चन जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। तो टोटल कितना हुए 24। तो अंतिम से एक पूर्व यानी 23वें का पूछ रहा है। 24वें तो हम लोग पढ़ लिए हैं महावीर स्वामी, और 23वें कौन हुए पार्श्वनाथ। ठीक, 23वें जैन धर्म के अनुसार 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन हुए महावीर स्वामी हुए। बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी का सिद्धार्थ। इनसे 23वें तीर्थंकर काशी नरेश पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे अश्वसेन के। ठीक, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताया, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य आगे चलकर महावीर स्वामी ने जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया। कौन स्रोत है हमारे पास जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अशोक ने श्रीनगर को क्या किया बनाया। अशोक ने श्रीनगर को बनाया, किस स्रोत से हम लोग बोलेंगे। तो एक किताब है उसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक, राजतरंगिणी है, ठीक ना, जो किसके द्वारा लिखा गया कल्हण के द्वारा। इसमें है कश्मीर का इतिहास। इसी में बताया गया कि श्रीनगर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की अशोका द ग्रेट ने। राजतरंगिणी किताब में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा। दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में जैन धर्म किसके द्वारा फैलाया गया। तो भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे जैन आचार्य थे। ठीक, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों के द्वारा अंतिम श्रुत केवली माने जाते हैं। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके गुरु थे भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य। तो दक्षिण भारत में कौन उसका प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का भद्रबाहु। कौन किए भद्रबाहु किए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा में निहित था। गुप्त काल में कहा था राजा में निहित था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है श्रीगुप्त। ठीक, लेकिन गुप्त वंश का अगर बोले कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। और यहाँ क्वेश्चन क्या है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था तो राजा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई। तो नवपाषाण काल में। कब शुरू हुई नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई नवपाषाण काल में। और इसी युग में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के नवपाषाणीय लोग गेहूं जौ रुई उपजाते थे। ठीक, क्या उपजाते थे जी गेहूं जौ रुई उपजाते थे। जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिला है। कृषि की शुरुआत इसी काल में है। कृषि की शुरुआत एकदम याद कर लीजिए कब हुई। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में। निम्न में से समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। निम्न में से किसके समकालीन ब्राह्मणवाद विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। तो बुद्ध ने पूर्ण आस्था जीवन चक्र में व्यक्त की। सभी जीव और प्राणी मात्र एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जन्म दर जन्म जीवन का क्या लेते हैं आनंद लेते हैं। इस चीज़ में मतलब बुद्ध भगवान भी जो थे वो एग्री किए कि मतलब क्या जीवन चक्र याद रखिएगा। ब्राह्मणवादी विश्वास है लेकिन इसमें बुद्ध ने भी अपना पूरा जो है आस्था दिखाया जीवन चक्र पे। जीवन चक्र क्या कहता है कि सभी जीव और प्राणी मात्र जो हैं एक शरीर से
दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं और जन्म दर जन्म जीवन का आनंद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थान पर भगवान महावीर, महावीर कौन, 24वें तीर्थंकर जैन के, तो बोला किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो भगवान महावीर जैन धर्म में वर्तमान अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर हैं नहीं, 24वें जो थे। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी जिला नालंदा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी, पावापुरी जिला नालंदा बिहार में हुई थी इनकी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था भाई, तो वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में। कहाँ, वैशाली के कुंडलपुर में महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर को वर्धमान और वीर भी कहा जाता है। महावीर को वर्धमान और वीर भी कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडलपुर में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। और ये याद रखिए, सांची के स्तूप का निर्माण कौन करवाया, सम्राट अशोक। कौन करवाया, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ना कि कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जो हैं किसके शिष्य थे, तो कबीर वैष्णव संत आचार्य रामानंद। कबीर किसके शिष्य हैं, तो रामानंद के शिष्य। कबीर किसके शिष्य हैं, रामानंद के शिष्य हैं। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी का, उसका निर्माण किसने करवाया, राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव। राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 12, डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर विलुप्त हुए थे कब, हीक्रीटेशियस युग में। हीक्रीटेशियस युग में डायनासोर कब विलुप्त हुए थे, हीक्रीटेशियस युग में। ठीक, जबकि जुरासिक युग में स्थल पर डायनासोर का क्या था, प्रभुत्व था जुरासिक युग में। और डायनासोर विलुप्त कब हुए, तो हीक्रीटेशियस युग में हुए। कब हुए, हीक्रीटेशियस युग में हुए विलुप्त। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। सर्वाधिक वर्णन है ऋग्वेद में किसका, सिंधु नदी का। ऋग्वेद कौन है, सबसे पुराना। ठीक, तो इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक है, चर्चा किया गया है। उस समय की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, याद रखिएगा। सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती। किसका उल्लेख नहीं है, रावी का उल्लेख नहीं है। और सरस्वती को बोला जाता था नदीतमा बोला जाता था, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। यमुना का उल्लेख है, यमुना का उल्लेख 3 बार है। और गंगा का उल्लेख कितना बार है, 1 बार है। सर्वाधिक किसका है, सिंधु का है चर्चा। कौन एकदम नहीं है, तो रावी नहीं है। ठीक, सबसे पवित्र कौन है, सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया। अश्वमेध यज्ञ, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया, तो गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त। कौन करवाया, गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने करवाया। किसने करवाया, गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त भारत का महान शासक था जिसने अपने जीवन काल में कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा, याद रखिएगा, कभी भी। और सबसे इम्पोर्टेंट है समुद्रगुप्त के बाद में कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 15, वेनसांग ने भारत भ्रमण किया कब,
तो वेनसांग एच से याद रखिएगा, एच से वेनसांग होता है और एच से ही क्या होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन तो एच एच याद रखिएगा। वेनसांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसने अपनी यात्रा 29 वर्ष की अवस्था में शुरू की थी 629 ईस्वी में। ठीक, 29 वर्ष की अवस्था में शुरू की थी। चीनी यात्री हेनसांग किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू जो है एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान में, माउंट आबू तो राजस्थान का क्या है? एकमात्र हिल स्टेशन है। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 17, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। किसने करवाई? धर्मपाल। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल के द्वारा बहुत से विहार एवं मठों का निर्माण करवाया गया। इसमें क्या याद रखिए? पाथरघाट भागलपुर बिहार में की थी। अच्छा, विक्रमशिला कहाँ था? भागलपुर में। पाथरघाट भागलपुर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनवाए थे? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 18, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किया गया। खजुराहो है कहाँ? पहले तो याद रखिए खजुराहो है मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसको बनवाया था चंदेल राजाओं ने। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक, फर्स्ट चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक हुए जय सिंह। कौन हुए? जय सिंह हुए। कौन हुए? जय सिंह। कौन हुए? जय सिंह हुए, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक हुए। परंतु इस वंश का, चालुक्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। इसकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। और इसने भी, यानी कि पुलकेशिन जो है, इसने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी करवाए। ठीक, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी करवाए। और इस वंश का सबसे महान शासक अगर बोलेगा तो पुलकेशिन द्वितीय, सेकंड। संस्थापक कौन था? पुलकेशिन वन को माना जाता है और पुलकेशिन सेकंड जो थे सबसे महान शासक हुए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग पढ़ लिए ना। सांची का स्तूप कौन बनवाए थे? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑलरेडी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। और ये भी याद रखिएगा ना कि यहाँ पे बुद्ध के कुछ शारीरिक अवशेषों को रखवाया गया। बुद्ध भगवान के कुछ शारीरिक जो अवशेष बचे हुए थे उनको सांची के स्तूप में रखवाया गया। आगे चलकर सातवाहन शासकों के द्वारा इस स्तूप का जीर्णोद्धार किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कुषाण के शासक जो थे कनिष्क, इनका हुआ 78 AD में हुआ। और याद रखिए कि कुछ हुआ था इस टाइम में, शक संवत यहीं से शुरू हुआ, 78 AD में शुरू हुआ। ठीक, कनिष्क के राज्याभिषेक से शुरू हुआ 78 AD में। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता बुद्ध के उपदेश में सम्मिलित है। आचरण की शुद्धता और पवित्रता जो है, किस चीज़ की शुद्धता? आचरण की शुद्धता और पवित्रता बुद्ध के उपदेश में है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन।
सिंधु सभ्यता के लोग याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के जो महान लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के जो महान लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, यह भारत उपमहाद्वीप पर उपजी पहली नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा, जिसकी सीमाएं क्या थी? उत्तर में मांडा, नॉर्थ में, दक्षिण में दायमाबाद, ठीक, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान का मुडागोक। सबसे उत्तर में क्या रहेगा? मांडा तो याद रहेगा, जम्मू कश्मीर में, और नीचे साउथ में दैमाबाद भी याद रहेगा। दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र। पूर्व और पश्चिम में है तो पूर्व और पश्चिम। पूर्व में याद रखिएगा कि मेरठ का है, मेरठ का आलमगीरपुर मेरठ का। और इधर पश्चिम में अगर बोलेगा तो अफगानिस्तान में है मुडागोक। अब आइए, बिहार ऋषि स्वागतक पर्यटन परीक्षा 2007 का है। क्वेश्चन नंबर 24, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार जो है अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और अध्ययन के निर्मित है। ये शोध केंद्र है एक तरह से। क्या है नौ नालंदा महाविहार? क्या है? शिक्षण, स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध केंद्र के रूप में की गई। ठीक, इसे हिंद सांग स्मारक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया मंदिर परिसर में स्थित क्या है? एक पीपल का वृक्ष है। बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ यहीं पे। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या था? किस वंश का है? चौथा, फोर्थ। वर्तमान में क्या चल रहा है? चतुर्थ वंश चल रहा है। फोर्थ वंश जो है बोध गया, बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी है, तो चौथा वंश है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, समझ जाओ। अपना बिहार कितना पॉपुलर था वैशाली में। वैशाली में पूरे वर्ल्ड का, कोई इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेसी कहाँ था? वैशाली में था। वैशाली कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीसा का पुराना नाम? उड़ीसा का उत्कल। विंध्य हिमाचल उत्कल है ना, उत्कल आता है वर्ड उसमें, राष्ट्रीय गान में। तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल। उत्कल बंगा उज्जवल जलधि तरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल। उत्कल नाम है। राजधानी कहाँ है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम है कलिंग। ठीक, जहाँ 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने युद्ध लड़ा था, याद रखिए, यही कलिंग है। जहाँ 267 ईसा पूर्व में अशोक ने युद्ध लड़ा था और बाद में आगे चलकर कलिंग का एक प्रमुख शासक बना राजा खारवेल, जो किस वंश से थे? चेदी, जो चेदी वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28,
बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है। तो बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? जहाँ धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, ठीक, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। बौद्ध मठ का सबसे प्राचीन स्तूप हो जाएगा। अब आ जाइए बिहार एसएससी जेई जल संसाधन परीक्षा 2007 का ही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग याद रखिएगा किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में भारतीय सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हुआ? क्या हुआ? इस काल में कुछ हुआ होगा ना, ठीक। पराकाष्ठा पे था अपना, पुनरुत्थान का काल था एक तरह से। धर्म दर्शन हुआ। धर्म दर्शन में क्या? सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक की सबका विकास जो हुआ इसी काल में हुआ। तो संस्कृति का स्वर्णयुग किसको बोला जाता है? गुप्त काल को। विदेशियों पर विजय भी हुआ। मूर्ति कला का देखो विकास हुआ उस टाइम में। मंदिर निर्माण में नागर शैली जो हम लोग पढ़ते हैं उसका विकास उसी टाइम पे हुआ। भाषा साहित्य में कालिदास जैसे राइटर आए। विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है, पारे का आविष्कार हुआ, मर्क्यूरी का, ठीक, सारा इसी काल में हुआ। इसीलिए संस्कृति का स्वर्णयुग किसको बोला जाता है? गुप्त काल को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में है। कौन बनाए थे कोणार्क मंदिर? नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर कौन बनाए थे? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? 78 ईस्वी में भी हम लोग पढ़े ना। कनिष्क का जब राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में, तो उसी समय जो है शक संवत का स्टार्ट हुआ। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 32, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हम लोग याद किए थे एच से हर्षवर्धन और एच से क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग आए थे। बुद्धि मतलब चीनी थे, बौद्ध भिक्षु थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 33, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में तो अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में ही है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है। भगवान बुद्ध का मंदिर, जैन मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सबसे इम्पोर्टेंट, यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विविमीय अनुकृति है। अशोक स्तंभ जो है कहाँ है? सारनाथ में। यहीं से हमारा लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 34, सुप्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं पढ़े ना अभी हम लोग, कहाँ है? खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है खजुराहो? मध्य प्रदेश में। और कौन बनाया था ये भी पढ़े थे। और इसको बनाए कौन थे? चंदेल शासक, ठीक। खजुराहो का जो है कहाँ है? खजुराहो का गुफा मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण कौन करवाया था? चंदेल शासक ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? अच्छा, मिलिंद नहीं था, जो भी ऑप्शन दिया हुआ होगा उसमें नहीं था। और मिलिंद का याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो करके था, उसी में है वो जो नागसेन के बीच का संवाद। इसके और नागसेन के बीच के संवाद मिलिंद पन्हो नामक किताब में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही है, यवन शासक था, याद रखिएगा। बौद्ध थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 36 में किस वेद में जादू, माया और वशीकरण, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। किसमें है? अथर्ववेद, ठीक ना। अब ऐसे भी अथर्व को अलग करो ना, ए करो अलग,
PTHA करो अलग, तो नहीं लग रहा है कि एक था भैरवा नाम का राक्षस, मतलब इसमें माया है, इस तरह का है, वशीकरण है। तो अथर्ववेद में याद रखिएगा कि इस तरह का चीज़ था, मंत्र वगैरह है। इसमें जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार देखिए ये BSO का है, अच्छा है। 37, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये हम लोग का पढ़ा हुआ है ना, सारनाथ कौन करवाया है? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक, इसमें 4 सिंह का है बना हुआ है इमेज, और इसी स्तंभ से भारत राष्ट्रीय चिन्ह ग्रहण किया गया है। चलिए आ जाइए, इसी के नीचे, इसके नीचे आधार पर सत्वमेव जयते लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। इसके नीचे आधार पर सत्वमेव जयते लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? मतलब कितना क्लियर सिग्नल दिया हुआ है, सत्य हमेशा जीतता है। लेकिन कहीं भी किसी को नहीं देखेंगे कि सत्य का पालन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में जी, सर्व प्राचीन सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। ठीक, मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में नहीं, सॉरी, ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू हुआ, और इसको चलाने का श्रेय, यानी कि गुप्त संवत को चलाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। एक गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। ठीक, और गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम इन्होंने ही, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी की मुद्रा और रजत का प्रचलन करवाया था। और गुप्त वंश की स्थापना का अगर बात किया जाएगा तो श्रीगुप्त के द्वारा की गई। ठीक, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाएगा तो भी क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर संस्थापक पूछेगा तो श्रीगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया गया है श्रेय चांदी की मुद्रा चलाने का। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त वंश का संस्थापक बोले ना श्रीगुप्त, लेकिन एक्चुअल अगर बोलेगा कि एक्चुअल संस्थापक कौन हुए, तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक। लेकिन अगर संस्थापक से बोलेगा तो श्रीगुप्त। भारत का स्वर्णकाल भी बोला जाता है, गुप्त वंश का जब शासन था उसको भारत का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। 41 है कि तोलका पीएम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तोलका पीएम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो तोलका पीएम जो है ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। तोलका पीएम किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण। किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से संबंधित है। और तोलक पियर संगम काल के प्रमुख कवि थे या साहित्यकार थे, जो भी थे। तो तोलका पीएम क्या है? तमिल व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? कौन ऐसा पांडुलिपि है, यानी कि कौन ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद सनातन धर्म का जो सबसे आरंभिक स्रोत है, इसमें 1028 सूक्त है। तो ऋग्वेद को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, पुरातन और शिशु के कार्यक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? शिशु दे रहा है, मतलब पुरातन कोई भी है और शेष उसका निर्धारण कैसे होता है? तो C11 पद्धति है, कार्बन डेटिंग। इसमें C12 में C11 के मध्य अनुपात निकाला जाता है, तो इसी के थ्रू होगा। अब आ जाइए, बिहार SSC ASO सचिवालय सहायक जिसको बोलते हैं ना, 2011। क्वेश्चन नंबर 44,
सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। यही राजधानी हुआ करता था सम्राट अशोक का, पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और अगर बोलेगा कि पटना का निर्माण किसने करवाया, तो अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में करवाया था। पटना का निर्माण किसने करवाया था? मगध शासक अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला, तो तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच में तथा पोटवार पठार की मुरी पहाड़ियों की घाटी में स्थित है। यह रावलपिंडी शहर के उत्तर पश्चिम में 20 मील की दूरी पर स्थित है। तो तक्षशिला तो पहले तो सीधे चल जाइए रावलपिंडी, मतलब यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में तक्षशिला, और दो नदी के बीच में है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता किस चीज़ से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसा है? कांस्य युगीन सभ्यता थी, 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक चला। क्वेश्चन नंबर 47, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग, बहुत बार रिपीट हो गया, H हेनसांग और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया। क्वेश्चन नंबर 48, कल हरिद्वार रचित राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। क्या है इसमें? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश यहीं दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पढ़नी था पाणिनि। पाणिनि कौन थे? तो संस्कृत भाषा में सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री हुए। पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ठीक। और अष्टाध्यायी में कितने हैं? तो 8 अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल से मिला है? स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो से मिला है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार हुए। सम्राट अशोक के पिता कौन हुए? बिंदुसार। अब ये बिहार एसएससी ऑडिटर 2012। क्वेश्चन नंबर 53, हड़प्पा सभ्यता का औजार वह हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो औजार था अधिकतर किस चीज़ का बना हुआ होता था? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी ना। देखो यहाँ क्या मिला है, खुदाई में रोपड़ यानी कि पंजाब से तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। बनवाली हरियाणा से तांबा के वानाग्र, अली मुराद सिंध से कांसे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो याद रखिए वही कांस्य या तांबा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक कौन है? सबसे पहले कौन है? ऋग्वेद, इसके बाद आया सामवेद, फिर आया यजुर्वेद, फिर आया अथर्ववेद। और अथर्व में हम लोग याद किए थे ना कि एक था अथर्वा, मतलब माया, वशीकरण, ये सब किसमें मिलेगा? अथर्व में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 108। कितना है संख्या? 108 है। कितना है? उपनिषद को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? 108। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56, नदियों के प्राचीन नाम। तो वितस्ता झेलम नदी, अस्किनी चिनाब नदी,
पुरुषनी रावी नदी और बिपाशा व्यास नदी। वितस्ता, वितस्ता की संधि बोलते हैं तो झेलम कश्मीर। चिनाब को याद रखिएगा अस्किनी। चिनाब को क्या बोलेंगे? अस्किनी चिनाब। ठीक। परुष्णी रावी नदी, परुष्णी परुष्णी हो जाएगा रावी नदी, और विपाशा हो जाएगा, विपाशा हो जाएगा व्यास नदी, विपाशा हो जाएगा व्यास नदी। देखिए ना, कुछ और लिख देता है। जेएनयू के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इस काल में प्रथम जो तीर्थंकर हुए ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ था। ऋषभ देव याद रखिएगा, ऋषभ देव। क्वेश्चन नंबर 58। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, यही थे हमारे नन अदर देन चंद्रगुप्त मौर्य साहब। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यही ना शायद गए थे वहाँ कर्नाटका में, श्रवण बेलगोला या कहीं, और संलेखन विधि से अपना त्याग किए थे। तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 59। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा कि अशोक का जो शिलालेख है वो ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और संस्कृत भाषा में शिलालेख जो है लिखा गया है। ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और संस्कृत भाषा में। ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और संस्कृत भाषा 1 2 3 4। कौन कौन? ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 60। पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। कौन है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? प्राचीनतम कौन है गुरुकुल? निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तक्षशिला। और एक हम लोग क्या पढ़े थे? विक्रमशिला। कहाँ है विक्रमशिला? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 62। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़। क्वेश्चन नंबर 63। नगर, द्रविड़ और वीस, ये क्या है? नागर, द्रविड़ और वीस, ये तीनों शैली है, मंदिर निर्माण शैली है। और द्रविड़ जो है, द्रविड़ और वेसर, ईवी से लिखा हुआ है, इसकी जगह पे वेसर होगा। द्रविड़ और वेसर शैली का है, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। नागर जो है वो आपका नॉर्थ में चलेगा, ज़्यादा चलेगा। तो ये सब क्या है? नागर, द्रविड़ और वेसर, ये तीनों क्या है? मंदिर निर्माण शैली है। क्वेश्चन नंबर 64। शक संवत का प्रथम महीना? चैत्र। जैसे हम लोग का होता है ना हिंदू कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन होता है? चैत्र होता है। वैसे ही शक संवत का भी प्रथम महीना कौन होगा? चैत्र होगा। शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 64। नगर कोझिकोड कहलाता था। तो कोझिकोड पहले तो याद रखिए कहाँ है? केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। और कोझिकोड शहर को कालीकट, कोझिकोड शहर को कालीकट के नाम से भी जाना जाता था। कोझिकोड शहर को कालीकट के नाम से भी जाना जाता था। मसालों का शहर की उपाधि दी गई थी। चलिए, बिहार एसएससी जेल वार्डन 7/7/2013। चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या था? चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या था? तो चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था
तो इनमें याद रखिए कि चोल प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट था कि ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन में क्या था? ग्रामीण स्वायत्तता थी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर बंदरगाह कहाँ है? लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहाँ है? लोथल, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहाँ था? लोथल में। क्वेश्चन नंबर 68, प्राचीन हिंदू विधि जैसे आ गया विधि के लेखक कौन? मनु। प्रथम पुरुष है हिंदू विधि का लेखक मनु, जिन्होंने मनु स्मृति लिखा है। क्वेश्चन नंबर 69, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री, लेखक एवं अनुवादक थे। इनकी यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल चल रहा था। ठीक, फाहियान तक किसके शासनकाल में है? फाहियान आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हमको लगता है इन्हीं को ना समुद्रगुप्त भी बोला जाता है, चेक करना होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को फाहियान आए, इसके शासनकाल में आए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। क्वेश्चन नंबर 70, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 2500 साल पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर। कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडलपुर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 71, चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? 71 है कि चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के भद्रबाहु, तो चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अब जी बिहार SSC स्टेनोग्राफर सटंकक। क्वेश्चन नंबर 72, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? पहले तो हम लोग पढ़े ना कि टोटल 4 भाषा में है। ग्रीक था, अरमाइक था, खरोष्टी था और एक कोई था। तो बोल रहा है कि अधिकतर शिलालेख का मतलब क्या हुआ? स्टोन पे जो लिखा जाता था। तो सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकतर ब्राह्मी लिपि में है। अधिकतर किस में है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है शिलालेख। टोटल 33 है, जिसमें से मैक्सिमम जो है किसमें है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया? तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय जो है गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम किसके टाइम में बनाया गया? गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में बनाया गया नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 74, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? इसमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख शासक था, सम्राट था। अच्छा, लेकिन ये मगध का नहीं था ना। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है?
यह 1917 में एक यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई। विद्वानों के मत में यह मूर्ति मौर्यकालीन है, याद रखिएगा। दीदारगंज में जो यक्षिणी की मूर्ति रखी हुई है, यक्षिणी की जो मूर्ति है वो क्या है, मौर्यकालीन है। और ये बिहार एसएससी कारा मिश्रक 23/11/2013 का है। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा किस देश में स्थित है? सारा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जितना आया है क्वेश्चन। हड़प्पा किस देश में स्थित है? ठीक, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? अशोक से संबंधित है। सारनाथ में जो सिंह शीर्ष है किस चीज़ से, किस राजा से संबंधित है? अशोक से संबंधित है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया, सम्राट अशोक ने। और सांची है कहाँ? तो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है। मनु स्मृति किस विषय से साथ जुड़ा हुआ है? मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो प्राचीन धर्मशास्त्र या स्मृति है। मनु स्मृति विधि समय से जुड़ा हुआ है। मनु स्मृति किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? प्राचीन धर्मशास्त्र एक स्मृति है जो विधि मतलब क्या होता है, नियम कानून, उसे जुड़ा हुआ है मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर मतलब है, संप्रदाय नहीं, ऑप्शन में कुछ होगा। अच्छा, तो वही जैन का ही होगा, तो इसीलिए ना बौद्ध का नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर जो है तो जैन का कंसेप्ट है, तो इसीलिए ये जो है दिगंबर मुनि कैसे रहते हैं? निर्वस्त्र रहते हैं दिगंबर मुनि। ठीक, तो दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों जैन से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से कौन हो जाएगा? महायान, हीनयान महायान शाखा में जो बटा था। लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर का जो विभाजन है यह जैन धर्म में है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में किसको माना जाता है? चरक को माना जाता है। आयुर्वेद के जनक के रूप में किसको माना जाता है? चरक ऋषि को माना जाता है आयुर्वेद के जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 83, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान है, वहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है। और वो जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ना कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वह एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। तो बोला है कि उस मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो याद रखिए 57 फुट। कितना है? 57 फुट। ठीक, इसको याद रखिएगा कि गंग राजवंश के राजा या राजा नहीं मंत्री, गंग राजवंश के एक मंत्री हुए चामुंडा राय, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति कितना फीट है? 57। क्वेश्चन पूछा है कि कितना फीट ऊंचा है, समझ जाओ। अब बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल में 2016 का क्वेश्चन है, कितना फुट है? 57। अब ये क्वेश्चन नंबर 84 में बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतिमा स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप जो है किस चीज़ का है? निर्वाण के पश्चात जो पार्थिव शरीर के अवशेष जो है रखा जाता है, तो प्रतीक के रूप में याद रखिएगा कि स्तूप जो है बुद्ध की मृत्यु यानी कि परिनिर्वाण के साथ संबंधित है। स्तूप किस चीज़ से संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु या परिनिर्वाण के साथ संबंधित है। अब देखिए घटना देखिए और प्रतीक देखिए। घटना क्या है? बुद्ध का जन्म, कमल और बैल। बुद्ध का जन्म किस चीज़ से रिलेटेड है? कमल और बैल से रिलेटेड है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान यानी कि निर्वाण का प्रतीक कौन है? बोधि वृक्ष है। ज्ञान यानी कि निर्वाण का प्रतीक कौन है? बोधि वृक्ष है।
प्रथम उपदेश का जो है प्रतीक क्या है? चक्र है। प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र है। मृत्यु यानी कि परिनिर्वाण का क्या है? स्तूप। ठीक, मृत्यु परिनिर्वाण का ही पढ़े ना हम लोग, स्तूप होगा। और इधर देखो, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म किस चीज़ से रिलेटेड है? कमल और बैल प्रतीक है, कमल और बैल प्रतीक है बुद्ध के जन्म का। गृह त्याग का, गृह त्याग को और क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान को बोला गया निर्वाण, और ज्ञान का प्रतीक कौन है? बोधिवृक्ष है। प्रथम उपदेश, इसको क्या बोला गया? इसका प्रतीक तो चक्र है, लेकिन प्रथम उपदेश को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन, इसका प्रतीक है चक्र। मृत्यु को बोला गया परिनिर्वाण, और इसका प्रतीक क्या है? स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 85, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम हुए विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त। संस्थापक हुए श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, और अंतिम हुए विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम कौन हुआ? तो विष्णुगुप्त हुए अंतिम शासक। चलिए, इसको छोड़ दिया जाए अब।